बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक 3.6 है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। ये चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। इससे पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात की गई है। अब हम थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो कुछ साइक्लिक ऑपरेशंस की यानी प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है जो एक सर्टेन ऑर्डर किसी मखसूस डायरेक्शन या ऑर्डर में होते हैं, और जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो एंड प्रोसेसेस के एंड पर रिस्टोर यानी कि सेम हो जाती हैं, ओरिजिनल फॉर्म में ओरिजिनल स्टेट में आ जाती हैं, यानी कि फाइनल कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन सेम हो जाती हैं। यानी कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं वही फाइनल कंडीशन होंगी, और जब इन प्रोसेसेस को पीवी डायग्राम पे प्लॉट किया जाएगा तो वो एक क्लोज फिगर बनाते हैं, और हर ऑपरेशन को इसकी अपनी कर्व या डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हर ऑपरेशन की अपनी एक पीवी डायग्राम होती है। अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल्स की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं। हम जिन साइकिल्स के बारे में स्टडी करेंगे वो रिवर्सिबल या आइडियल साइकिल्स भी कहलाते हैं। इन साइकिल्स को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पावर डेवलपिंग सिस्टम्स हैं, लाइक पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, टर्बाइंस हो गया। उन तमाम जो सिस्टम्स की जो वर्किंग है वो इन साइकिल्स के ऊपर मुनहसर है। तो मुख्तलिफ साइकिल्स के नाम हम देखते हैं: कार्नट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल कम्बस्टन साइकिल, जोल साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल। इनमें से पहले चार हमारे जो कोर्स का हिस्सा हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल्स को पढ़ने से पहले कुछ असम्पशंस जो है ना ज़रूरी हैं कि कुछ मफरूज़ात हम करेंगे और उनको लेकर हम आगे उनकी डेरिवेशन करेंगे। जी, पहली चीज़ है द गैस इन द इंजन सिलेंडर इज द परफेक्ट गैस। हम अज्यूम करेंगे कि इंजन सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो एक परफेक्ट गैस है जो कि तमाम जो गैस लॉज है उनको ओबे करती है। नंबर 2, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द गैस इन द इंजन सिलेंडर आर सेम एज दोज ऑफ एयर एट मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि जो एयर की नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडीशंस के वक्त जो फिजिकल कांस्टेंट होते हैं और गैस के भी इंजन सिलेंडर में उनकी वैल्यू वही सेम होगी, यानी कि उनमें कोई बढ़ाव या उतराव नहीं होगा। नंबर 3, ऑल द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस होंगे जो जितने भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन होगी और उनमें कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगी। ये आइडियल साइकिल्स में असम्पशंस ली जाती है। नंबर 4, हीट इज सप्लाइड बाय ब्रिंगिंग अ हॉट बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द सिलेंडर एट अप्रोप्रिएट पॉइंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि कुछ पॉइंट्स पर हम हीट को सप्लाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे कि हम एक फिजिकल कांटेक्ट में हॉट बॉडी को ले आएंगे जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। सिमिलरली हीट जो रिजेक्ट होगी वो किस तरह होगी, जब हम किसी कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में इन्हीं सेम पॉइंट्स पर ले आएंगे सिलेंडर के साथ, ताकि हीट जो है ना रिजेक्ट हो जाए फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। साइकिल हमेशा जो है ना वो क्लोज वन कंसीडर किया जाएगा और दोबारा सेम हवा या गैस को अगेन एंड अगेन यूज़ किया जाएगा और साइकिल रिपीट होगा। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, जो मर्जी इंजन सिलेंडर के अंदर हो जाए केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये कुछ असम्पशंस हैं जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स के पढ़ने से पहले हमारे ज़हन में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर्सिबल साइकिल। A thermodynamic reversible cycle consists of reversible processes only। ऐसा साइकिल जिसमें तमाम प्रोसेसेस रिवर्सिबल हों और जिसमें इन विच एट द एंड ऑफ लास्ट प्रोसेस द इनिशियल कंडीशंस आर रिस्टोर्ड, यानी कि अगर लास्ट प्रोसेस के एंड पे इनिशियल कंडीशंस रिस्टोर हो जाती हैं उस साइकिल को रिवर्सिबल कहते हैं। इन पीवी डायग्राम पे जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं उनको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक साइकिल बन रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टार्ट हुआ 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। तो इस तरीके से ये क्लोज फिगर है और तमाम जो लाइंस हैं वो सॉलिड या डार्क लाइंस हैं। रिवर्सिबिलिटी के लिए जो कंडीशन ज़रूरी हैं उनका जो पॉइंट्स में जो मैंने जिक्र यहाँ पर नीचे किया है वो आप देख सकते हैं। नंबर 1, द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर। ये पहले भी बात की जा चुकी है कि जो सराउंडिंग में कंडीशन है वही कंडीशन वर्किंग सब्सटेंस की
काम करने के दौरान होगी उसका प्रेशर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये आइडियल केस की बात हो रही है। नंबर 2, ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द साइकिल ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। तमाम प्रोसेस जितने भी हो रहे हैं वो स्लो हैं और जितने भी इंजन के वर्किंग पार्ट्स हैं वो फ्रिक्शन फ्री हैं और कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। अब आप ये देख सकते हैं कि इन पॉइंट्स का जो होना वही मुमकिन है जब एक साइकिल आइडियल हो, और आइडियल साइकिल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हम थ्योरेटिकल या आइडियल साइकिल्स के केस में कुछ कंडीशन स्टडी कर रहे हैं जिन कंडीशंस के होते हुए साइकिल रिवर्सिबल हो सकता है, अदरवाइज वो एक इरिवर्सिबल साइकिल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिवर्सिबल साइकिल की। जब हीट और वर्क कंप्लीटली एक दूसरे में कन्वर्टेबल ना हो और प्रोसेसेस को रिवर्स करने के बावजूद ऐसा काम ना हो सके तो ये एक इरिवर्सिबल साइकिल है, और इरिवर्सिबल साइकिल को नेचुरल या रियल साइकिल भी कहते हैं। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में लॉस ऑफ हीट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन इन प्रोसेसेस की वजह से, और जो मेन इरिवर्सिबिलिटी के जो असबाब हैं वो ये 3 हैं। नंबर 1 मैकेनिकल या फ्लूइड फ्रिक्शन, नंबर 2 अनरीस्टोर्ड एक्सपेंशन, नंबर 3 हीट ट्रांसफर विद इन अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि अगर ये 3 काम ना हो तो आपका साइकिल रिवर्सिबल है, और अगर ये 3 काम हो जाते हैं तो ये इरिवर्सिबल है। टॉपिक 3.9 वर्किंग ऑफ एन आइडियल इंजन। इसमें हम बात करेंगे कि आइडियल इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर यानी कि वर्क डेवलप करेगी कंटिन्यूसली मुसलसल विद द हेल्प ऑफ वर्किंग फ्लूइड। एक वर्किंग फ्लूइड की वजह से जो फ्लूइड कुछ साइक्लिक प्रोसेस से गुजरेगा। ये कैसे मुमकिन है? ये एक पिस्टन सिलेंडर से मुमकिन है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये एक पूरे इंजन का एक सिलेंडर आपको दिखाया गया है और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स यहाँ पे लेबल किए गए हैं जो कि मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैम शाफ्ट है, इसके नीचे कैम है। यहाँ से आपका ये जहाँ से आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एंटर होगी। ये इनटेक वाल्व है। ये आपका कंबस्शन चैम्बर है जो कि पिस्टन से ऊपर एरिया है। सिलेंडर ब्लॉक है ये। दिस इज द कनेक्टिंग रॉड। ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, इसको हम क्रैंक केस कहते हैं। ये पिस्टन है, ये कूलिंग वाटर है जिसको वाटर जैकेट कहते हैं। इस लाइन से पार्टीशन से ऊपर ये सारा का सारा सिलेंडर हेड है। ये एग्जॉस्ट वाल्व है और ये आपका स्प्रिंग वाल्व स्प्रिंग है जो कि स्प्रिंग मैकेनिज्म के जरिए वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। और अगर आपका इंजन पेट्रोल है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग होगा, और अगर डीजल इंजन होगा तो यहाँ स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर होगा। तो यहाँ पे हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं अरेंजमेंट के हवाले से कि पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट जो है वो साइकिल कैसे उसमें वर्क करता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। एयर इन द सिलेंडर इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स। वो एयर जो है सिलेंडर के अंदर वो एक्सटर्नल सोर्स से हीट की जाएगी जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। फिर ये हवा एक्सपैंड करती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। एज अ रिजल्ट कुछ वर्क होगा एयर की वजह से, वर्क इज डन बाय द एयर। फिर ये हवा कुछ हीट को रिजेक्ट करेगी टू द एक्सटर्नल सोर्स और अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी। दोबारा नंबर 4 आपको बताया जा रहा है कि एयर दोबारा जो है सिलेंडर में कंप्रेस होगी और इस पर काम किया जाएगा। थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि वर्किंग इंजन या वर्क इंजन या हीट इंजन में थोड़ा सा डिफरेंस हम देखते हैं। वर्क इंजन एक स्टीम इंजन की तरह है, जबकि हीट इंजन की एग्जांपल एक रेफ्रिजरेटर है। वर्क इंजन का मेन मकसद है काम पैदा करना, जबकि हीट इंजन का असल मकसद है हीट को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी। क्योंकि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हमें इंजन या मशीनरी की या एक्सटर्नल सोर्स की उस वक्त ज़रूरत होगी जब हमने हीट को ट्रांसफ़र करना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। यहाँ पे आपका एक हॉट रिजर्वायर होगा जिसको हम सोर्स कहते हैं, जिससे हीट ली जाएगी और ये हीट साइक्लिंग इंजन में काम करने के बाद कुछ वर्क में तब्दील हो जाएगी और कुछ हीट जो है ना वो ज़ाया हो जाएगी, यानी कि सिंक में चली जाएगी। ये है जी वर्क इंजन। जबकि हीट इंजन में क्या होगा कि कोल्ड बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होगी और ये इंजन या मशीनरी पर बाहर से एक एक्सटर्नल वर्क इस पर किया जाएगा और देन ये हीट ट्रांसफ़र होगी और हॉटर बॉडी की तरफ, जैसा कि रेफ्रिजरेटर में होता है। तो ये डिफरेंस है हीट इंजन और वर्क इंजन के दरमियान।
दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल्स की जो कि समझना ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेंडर बोर, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन विच पिस्टन मूव्स। सिलेंडर का वो डाया जिसमें पिस्टन मूव करता है उसको सिलेंडर बोर कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है स्ट्रोक लेंथ, तो जो पिस्टन सिलेंडर में मूव करता है क्रैंक की रोटेशन की वजह से, इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं जिनको टीडीसी और बीडीसी कहते हैं। टीडीसी का मतलब है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर। इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के डिस्टेंस को स्ट्रोक लेंथ या सिंपल स्ट्रोक कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन इज क्लियरेंस वॉल्यूम, वीसी, वो वॉल्यूम जो कि वर्किंग फ्लूइड ऑक्यूपाई करता है जबकि पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर पर उसकी पोजीशन होती है, उसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। फोर्थ डेफिनेशन स्ट्रोक वॉल्यूम, वीएस, तो वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन व्हेन इट मूव्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। जब पिस्टन अपनी दो एक्सट्रीम पोजीशंस में सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो जो वॉल्यूम वो कवर करता है या जिस वॉल्यूम में से वो गुजरता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी कहते हैं या स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। इसका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट इज इक्वल टू पिस्टन एरिया मल्टीप्लाई स्ट्रोक लेंथ। तो स्ट्रोक लेंथ अगर L है तो पिस्टन का एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 है, ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल डी डायमीटर ऑफ पिस्टन है। ये फार्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का। नंबर 5 डेफिनेशन इज फुल सिलेंडर वॉल्यूम, जिसको टोटल वॉल्यूम भी कहते हैं। अगर आप स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को सम कर लें तो वो आपका फुल सिलेंडर वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम होता है। 6 डेफिनेशन इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कंप्रेशन रेशो, इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली रेशो है मैक्सिमम बटा मिनिमम वॉल्यूम। अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा और मिनिमम वॉल्यूम कब होगा। इस टर्म को एक्सपेंशन रेशियो भी कहते हैं, यानी कि जब मैक्सिमम ऊपर होगा और मिनिमम नीचे होगा तो ये हमारी एक्सपेंशन रेशियो है। मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर में उस वक्त होगा जब से जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर पे होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो ऑरेंज कलर का वॉल्यूम है ये मैक्सिमम वॉल्यूम है। और मिनिमम वॉल्यूम कब होगा, जब पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर पोजीशन पर होगा, और ये आपका मिनिमम वॉल्यूम होगा। तो इन दो वॉल्यूम्स की जो रेशो होती है उसको कंप्रेशन रेशो कहते हैं। और इसको डिफाइन करने का एक और तरीका ये है कि रेशो ऑफ फुल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि फुल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम इज नोन एज कंप्रेशन रेशो, एक्सपेंशन रेशो, और मैथमेटिकल फार्मूला इसका ये है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसको कैपिटल P और स्मॉल m सब्सक्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं। जब पिस्टन नीचे आ रहा होता है तो ऊपर जो प्रेशर है वो इस पिस्टन की ऊपर वाली सतह पे एक जैसा नहीं होता, जबकि मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वेरी करता है। अब उन तमाम पॉइंट्स की वैल्यू का एवरेज लिया जाता है जिसको हम मीन एवरेज इफेक्टिव मीन मॉइस्चर प्रेशर। तो ये वो प्रेशर है जो कि पिस्टन पर एक्चुअली एक्ट करता है वर्किंग स्ट्रोक के दौरान। वर्किंग स्ट्रोक जिस वक्त पावर स्ट्रोक होता है और पिस्टन नीचे आ रहा होता है और अपनी तमाम की तमाम पावर को जो है वो क्रैंक शाफ्ट को डिलीवर कर रहा होता है, उस स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। और उस दौरान जो ऊपर यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं। वर्क डन डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल के, किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी है वो डिफाइन है वर्क आउटपुट यानी कि वर्क डन टू द वर्क इनपुट यानी कि हीट सप्लाइड। इंजन में हमारा जो आउटपुट है वो वर्क डन है जो कि इंजन ने किया, और इनपुट जो है वो हीट सप्लाई है जो हम सप्लाई उसको किया इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग सब्सटेंस लाइक पेट्रोल और डीजल। तो मैथमेटिकली एफिशिएंसी जो है वो वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड है। इस एफिशिएंसी को थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कहते हैं, इसको थ्योरेटिकल थर्मल एफिशिएंसी भी कहते हैं। इसमें किसी तरह का फ्रिक्शन लॉस या प्रैक्टिकल डैमेज कंसीडर नहीं किया जाता। किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल की एफिशिएंसी कंपेयर करने के लिए द एयर इज कंसीडर टू बी द वर्किंग सब्सटेंस, हम कंसीडर ये करते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एयर है। दूसरी बात ये है कि हम जो एयर को अलो करेंगे वो हम अज्यूम करेंगे कि वो परफेक्ट गैस के तौर पे
बिहेव कर रही है। इस तरह की एफिशिएंसी को हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी या आइडियल एफिशिएंसी भी कहते हैं। यहाँ पर आपको तमाम जो डेफिनेशन पढ़ाई गई हैं उनको आप इस फिगर की मदद से समझ सकते हैं कि क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, टीटीसी बीटीसी क्या है, क्रैंक पिन क्रैंक क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड क्या है, पिस्टन क्या है और बोर क्या है। ये डायग्राम होपफुली आपको हेल्प करेगी इन डेफिनेशन को समझने में। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्नट साइकिल विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जितने आप 3 साइकिल्स आगे पढ़ेंगे इनकी डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका पढ़ना ज़रूरी है। तो कार्नट साइकिल में जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एयर होगी। इस साइकिल को कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस साइकिल में जो हीट ऐड होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। याद रखें किसी भी साइकिल का नाम उस शर्त के मुताबिक होगा जिस शर्त पे हीट उस साइकिल में दाखिल होगी। खारिज होने वाली की मैं बात नहीं कर रहा, हीट जिस शर्त पर दाखिल होगी उस कंडीशन के मुताबिक उस पूरे साइकिल का नाम होगा। अगर इस साइकिल को मैं कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इस साइकिल में जो हीट दाखिल होगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर दाखिल होगी। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो 100% होती है। ज़ाहिर बात है ये एक आइडियल साइकिल है, जबकि प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंसी का होना जो है वो मुमकिन नहीं है। अजम्पशन आइडियल साइकिल वाली ली जाएगी कि तमाम पार्ट फ्रिक्शनलेस हैं और जो वर्किंग टेम्परेचर्स हैं या वर्किंग बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ हीट इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी 1 एट हाई एंड लो टेम्परेचर, यानी कि तमाम जो कंडीशन हैं वो आइडियल साइकिल वाली ली जाएंगी। ये साइकिल 1824 में कार्नट ने प्रपोज किया था। मोस्ट इफेक्टिव साइकिल है जो कि थर्मल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, और सिमिलरली ये मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है रेफ्रिजरेटर के लिए जो कि एक टेम्परेचर डिफरेंस को क्रिएट करता है बाय डूइंग अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क। ये जितनी इस साइकिल के प्रोसेसेस का जो इंटरनल एरिया है ये नेटवर्क को जाहिर करता है जितना कि उस साइकिल में किया गया या उस साइकिल ने किया। तो हम इन साइकिल्स में 2 डायग्राम्स का जो है ना पढ़ते हैं, एक पीवी डायग्राम होती है और दूसरी टेम्परेचर एंट्रोपी जिसको टीएस डायग्राम करते हैं। ये दोनों डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बारी बारी बात करते हैं कि कार्नट साइकिल किन 4 स्टेजेस पे काम करता है। स्टेज 1 सबसे पहले हीट को सप्लाई किया जाता है और वर्क डन होता है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस ये वाला है। इसको मैं एक्सपेंशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से राइट वर्ड जाते हुए वॉल्यूम बढ़ है और वॉल्यूम एक्सपेंशन के वक्त बढ़ता है। इसके अपोजिट अगर आप देख सकते हैं, अगर ये साइकिल यूँ आ रहा है इस तरफ है तो इस तरफ वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंप्रेशन है। एक्सपेंशन एंड अपोजिट इज कंप्रेशन। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला ये है कि तमाम साइकिल्स में जो 2 प्रोसेस होंगे वो एडियाबैटिक लाजमी है। यहाँ पे अब ये जो है 4 to 1 ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, यहाँ पे जो एडियाबैटिक कंप्रेशन है। सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं कि नो हीट इज सप्लाइड। एडियाबैटिक में कोई हीट और ना सप्लाई होती है ना रिजेक्टेड होती है, इसलिए इसको हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है। और इस दौरान इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। थर्ड स्टेज यानी कि यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें तो हीट रिजेक्ट होगी, आइसोथर्मली रिजेक्ट होगी और वर्क इज डन ऑन द एयर बाय द कंप्रेशन होते हुए एयर पर काम होगा, जबकि एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द एयर। और फोर्थ स्टेज में एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी, वर्क विल बी डन ऑन द गैस और इंटरनल एनर्जी आपकी दोबारा रिस्टोर यानी कि इंक्रीज। अब हम इन प्रोसेसेस को अगर हमने टीएस डायग्राम पे शिफ्ट करना है तो उनको हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इन 2 प्रोसेस की बात करते हैं। एडियाबैटिक वो प्रोसेस होते हैं जिनमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। ये 2 प्रोसेस जिनमें एंट्रोपी कांस्टेंट है इनको इस डायग्राम पे बनाना आसान है, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट होने का मतलब वर्टिकल लाइंस। तो एक 1 to 4 ये वर्टिकल लाइन बनेगी और 2 से 3 ये एक वर्टिकल लाइन मिलेगी। आइसोथर्मल है उसका मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, और कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे उसको लाइन को ड्रा करने का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन होगी जिस पे कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ये दोनों लाइन 3, 4 और 1, 2
आइसोथर्मल प्रोसेसेस को जाहिर करेंगी। तो ये तरीका है पीवी और टीएस डायग्राम के बनाने का, जो कि कार्नट साइकिल के केस में बनती हैं। अब हम इसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, दोबारा रिवीजन के लिए मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ। कार्नट का जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल असूल पे कार्नट साइकिल काम करता है, वो क्या है? वो ये कहता है कि तमाम रिवर्सिबल इंजन्स की जो एफिशिएंसी है, जो कि दो सेम टेम्परेचर्स के दरमियान ऑपरेट करें, वो सेम होगी और वो वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी डिपेंड करेगी टेम्परेचर लिमिट्स के ऊपर। कार्नट साइकिल के बारे में हमने पढ़ा है कि ये हाइपोथेटिकल साइकिल है, इमेजिनरी साइकिल है या आइडियल साइकिल है। ये रिवर्सिबल साइकिल है, यानी कि जिसकी बुनियाद रिवर्सिबल साइकिल है, और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस करता है, यानी कि 100%। ये इसकी पीवी डायग्राम थी और ये इसकी टीएस डायग्राम थी। यहाँ पे हीट ऐड हो रही है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। और एडियाबैटिक के केस में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लिखी गई है। ये दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। सिमिलरली 2 से 3 हीट ऐड हुई और यहाँ से हीट रिजेक्ट हुई। तो ये आपके कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन है, जिसकी वजह से इस साइकिल को कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको इस डायग्राम के मुताबिक प्रोसेस के नाम बताए जा रहे हैं। जो ये 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, आपको जैसे कि पहले बताया। अब हमने इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है, जिसको कार्नट एफिशिएंसी भी कहते हैं, वो हमने निकालनी है, जो कि हमने फार्मूला पढ़ा है कि वर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट इनपुट। तो वर्क आउटपुट क्या है जी? कि कितनी हीट सप्लाई हुई और कितनी माइनस कितनी रिजेक्ट हुई, ये है जी वर्क आउटपुट। जबकि जितनी सप्लाई हुई वो, अब इस क्यूएस को बारी बारी दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू सप्लाइड आ जाएगा। तो दोबारा हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कार्नट साइकिल क्या है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला साइकिल है। 1824 में इसको प्रपोज किया गया। कार्नट साइकिल में जो प्रोसेसेस हैं वो 2 आइसोथर्मल होते हैं और 2 एडियाबैटिक होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में चीज़ें पूछी जाती हैं और ये मोर एफिशिएंट साइकिल है, जिसकी 100% एफिशिएंसी होती है। द थ्योरेटिकल हीट इंजन दैट ऑपरेट्स ऑन दिस साइकिल, उसको हम कार्नट इंजन कहते हैं। अजम्पशंस क्या है कि वर्किंग मटेरियल शुड बी अ परफेक्ट गैस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और मोशन ऑफ पिस्टन है सिलेंडर में, वो फ्रिक्शन लेस हो, का पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा उस प्रोसेस के हिसाब से। इस साइकिल में होने वाले प्रोसेस के नाम यहाँ पे सीक्वेंस में यहाँ पे लिखे गए हैं। कार्नट साइकिल की डेफिनेशन हमने यहाँ तक पहले पढ़ ली हुई है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। ये दोनों इसकी पीवी और टीएस डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। तो जब हम क्यू सप्लाइड को बारी बारी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस क्यू आर ओवर क्यू एस आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट सप्लाई का फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। P1 V1 नेचुरल लॉग, ये लॉग की जो बेस है इसका मतलब नेचुरल लॉग, इसको ln भी लिख सकते हैं। और चूंकि जो हीट सप्लाई हुई है वो 1 से 2 अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला होगा हीट सप्लाइड का। जबकि रिजेक्टेड किस जगह पे हुई है, वो 0.3 पे हुई है। आपका जो V1 और V2 है इज इक्वल टू V4 ओवर V1 के बराबर है। प्रोसेस के मुताबिक जो वॉल्यूम्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपका V3 आएगा और यहाँ पे आपका V4 आएगा। और इस तरीके से जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू होगी वो कुछ इस शक्ल में आएगी, 1 माइनस T3 ओवर T1। और फाइनल फार्मूला हमारे पास कार्नट इंजन का ये होगा, जो कि आपको शो कर रहा है कि कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करती है, ना कि वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर। सेकंड साइकिल इज कॉल्ड ऑटो साइकिल। इसको स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं या साइकिल भी कहते हैं। ये पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होता है और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेक्स प्लेस इन दिस साइकिल। जर्मन साइंटिस्ट ऑटो ने इसे 1876 में मुतारफ करवाया था। तो अब आप देख सकते हैं कि इस जो ऑटो साइकिल की पीवी डायग्राम है वो ये है और टीएस डायग्राम ये है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके 2 एडियाबैटिक का दूसरा नाम आइसेंट्रोपिक भी होता है। हमेशा तमाम साइकिल्स में 2 एडियाबैटिक प्रोसेस लाजमी होंगे,
ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो जब डायरेक्शन साइकिल की ये है तो हीट एडिशन यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो हीट एडिशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जब हीट रिजेक्ट हो रही है, आउट हो रही है, तो आपका प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हीट ऐड के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम है। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब हमने इन तमाम प्रोसेस को टीएस डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या चीज़ है जो हमें टीएस डायग्राम में नजर आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि ये दो प्रोसेस कांस्टेंट एंट्रोपी वाले हैं, प्रोसेस 1 2 3 4। तो जो भी 1 2 और 3 4 की लाइन यहाँ पे बनेगी वो वर्टिकल बनेगी। वर्टिकल का मतलब है कि एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 2 की लाइन यहाँ बनी है और 3 4 की लाइन यहाँ पर बनी है। अब हमने देखना है कि 4 to 1 क्या हुआ। 4 to 1 आपकी हीट ऐड हुई है। तो अब आप 4 से 1 देख सकते हैं कि लाइन ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि हीट ऐड हुई है, लिहाजा टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। सिमिलरली यहाँ पे हीट जब रिजेक्ट हुई है तो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, जो हमें ये बता रही है कि हीट आपकी रिजेक्ट हुई है। तो ये तरीकाकार है पीवी और टीएस डायग्राम को बनाने का। अब हम बारी बारी इन जो प्रोसेसेस हमने देखे हैं वो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटो साइकिल में कौन से 4 प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक होते हैं और बाकी 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं। एडियाबैटिक को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब इन 4 प्रोसेस के बारी बारी हम नाम देख सकते हैं। 4 to 1 क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हो रही है, यानी कि हीट एडिशन हो रही है। 1 से 2 क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, जिसको आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। और 4 to 1 आपका क्या हो रहा है, एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है। ये इन प्रोसेस के नाम है जो इस डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे जो है ना वो लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं ऑटो साइकिल की डेरिवेशन। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एयर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट हुई और उस वक्त टेम्परेचर है T4 to T1, यानी कि इसमें बड़ा टेम्परेचर T1 है और छोटा टेम्परेचर T4 है। लिहाजा इस वक्त जो हीट अब्जॉर्बिंग का फार्मूला Q1 होगा वो होगा MCV T1, यानी कि बड़ा टेम्परेचर माइनस T4। CV क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर हीट ऐड हो रही है। अगला प्रोसेस जब एयर एक्सपैंड हुई और एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ T1 to T2 टेम्परेचर, उस प्रोसेस में ना कोई हीट ऐड हुई है ना कोई रिजेक्ट हुई है, लिहाजा यहाँ पे कोई हीट की बात नहीं होगी। नेक्स्ट थर्ड जो प्रोसेस था उसमें एयर कूल हुई, उसने हीट को रिजेक्ट किया और इस दौरान जो टेम्परेचर थे वो T2 और T3 थे। T2 बड़ा टेम्परेचर था और T3 छोटा टेम्परेचर था, लिहाजा T2 पहले और T3 बाद में, और हीट रिजेक्शन का फार्मूला हमारे पास Q2 ये है। नेक्स्ट प्रोसेस में दोबारा कंप्रेशन हुई, लेकिन एडियाबैटिकली हुई। एडियाबैटिक का मतलब है देयर इज नो हीट एडिशन और रिजेक्शन, लिहाजा यहाँ पे हम किसी Q को निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वर्क डन का फार्मूला या एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एफिशिएंसी के लिए हमारे पास न्यूमरेटर में वर्क डन आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वर्क डन होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाई ये वाली है और हीट रिजेक्टेड ये वाली है। एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा जो कि आप देख सकते हैं। ये आपकी हीट सप्लाइड है ऊपर और नीचे माइनस, और ये ऊपर हीट रिजेक्टेड है। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो कटिंग होगी उसमें करने के बाद आपके पास ये टेम्परेचर्स आएंगे। अब यहाँ पे आगे हिंट ये है कि आपने इन दोनों जो एक्सप्रेशन है ऊपर और नीचे वाले में से, इनमें से ये वाले टेम्परेचर कॉमन लेना है, यानी कि ऊपर वाले में से T3 कॉमन लेना है और नीचे में से T4 कॉमन लेना है। बाकी बचेगा T2 और T1, इनको उस तरीके से अंदर एडजस्ट करना है। जब आप T3 ऊपर कॉमन लेंगे तो आपके पास ऊपर ये एक्सप्रेशन आएगा, T4 कॉमन लेने से ये एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। अब इसके बाद हमने कुछ अजम्पशंस देखनी है कि हमारे पास जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है 1 to 2 प्रोसेस में, उसके लिए इक्वेशन आपकी ये बनेगी। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के फार्मूलाज हैं कि जिनमें अगर T2 ऊपर है और T1 यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे V1 और V2 होगा, और वॉल्यूम के ऊपर जो पावर होगी वो गामा -1 होगी। अब ये 1/R क्यों आ गया है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो एक्सप्रेशन हमें जिसको हम कंप्रेशन रेशियो भी कहते हैं ये V2 और V1 के बराबर होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे V1 ऊपर है V2 नीचे है तो लिहाजा ये 1/R लिखी गई है यहाँ पे। तो इसको हम पूरी को कहते हैं इक्वेशन नंबर 2।
जबकि उसने बता दिया कि आर ये जैसा कि मैंने बताया एक्सपेंशन रेशियो आर V2 और V1 के बराबर है। सिमिलरली ये एक्सपेंशन रेशियो है और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम जो रेशियो निकालेंगे वो कंप्रेशन रेशियो होगी, उसमें आपका वॉल्यूम V3 और नीचे V4 आएगा। ये एक्सपेंशन रेशियो है और ये कंप्रेशन रेशियो है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि हमेशा जो एक्सपेंशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो होती है ऊपर मैक्सिमम और नीचे मिनिमम वॉल्यूम होता है। अब आप डायग्राम से जो है ना कंफर्म कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ V3 है और मिनिमम V4 है। लेट्स वाई ये कंप्रेशन रेशियो हमने जो है ना एडियाबैटिक कंप्रेशन को कंसिडर करते हुए एक और इक्वेशन लिखनी है। एडियाबैटिक कंप्रेशन रेट 2 से 3 के दौरान और वहाँ पे जो टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट थी। अब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन जो कि 3 to 4 प्रोसेस में हो रही है उसके लिए फार्मूला निकालेंगे। तो ये सेम वही तरतीब है कि अगर T3 है तो यहाँ पे V3 होगा, T4 नीचे है तो यहाँ पे V4 होगा और वॉल्यूम के जो साइड के ऊपर फार्मूला होगा गैमा -1 होगा। और ये चूँकि हमने बताया है कि ये एक कंप्रेशन रेशियो है, इसको भी 1/r की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम इन दो इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 हैं, इनमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, लिहाजा इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। लिहाजा जो हमने रिजल्ट्स निकाले हैं वो है T2/T1 = T3/T4। इनको थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे और हम T2/T3 की वैल्यू की जो है ना वैल्यू निकाल लेंगे। ये T2/T3 क्यों निकाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे T2/T3 आएगा तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो T1/T4 आ जाएगा और सेम होने की वजह से कैंसिलेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज पुट होंगी तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो आएगा 1 - T3/T4 और ऊपर T3/T4 हम देख सकते हैं T2/T1 के बराबर है और T2/T1 ऊपर अगर हमने सबसे ऊपर इक्वेशन 1 में निकाला था ये 1/r की पावर γ-1 के बराबर होगी। तो ये है जी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। तो कुछ कंक्लूजन्स ये हैं कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है और कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करने से इंजन की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। सो दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ ऑटो साइकिल। अब हम बात करते हैं नंबर 3 साइकिल, इसका नाम है डीजल साइकिल। इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। ये एक डीजल नामी बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया 1897 में। डीजल साइकिल ऑटो साइकिल से एक लिहाज से जो है डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर पर दाखिल की जाती है, लिहाजा इसको कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। और जो जिस लिहाज से ये डिफरेंस रखता है ऑटो साइकिल से वो ये है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता बल्कि फ्यूल इंजेक्ट है। आगे हम स्टडी करते हैं डीजल साइकिल में होने वाले प्रोसेसेस। इसमें दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होते हैं, जबकि एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। ये 4 प्रोसेसेस हैं इस साइकिल के। अब यहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम को हम देखते हैं। 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है, यानी कि हीट ऐड हो रही है, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइकिल में हीट ऐड होने की कंडीशन और हीट रिजेक्ट होने की कंडीशन सेम नहीं है। तो ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन सेम हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि इस साइकिल का नाम आइदर कांस्टेंट प्रेशर होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो आपको बताया गया है कि जिस शर्त पर हीट ऐड होती है उस शर्त के मुताबिक साइकिल का नाम होता है। चूँकि हीट कांस्टेंट प्रेशर पर दाखिल हो रही है, लिहाजा इस साइकिल का नाम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होता है। तो 2 से 3 आप देख सकते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। 3 से 4 कांस्टेंट वॉल्यूम, कूलिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है, और 4 to 1 इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो जो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं 2, 3 और 4, 1, वो आप देख सकते हैं 2, 3 और 4, 1 ये स्ट्रेट लाइंस हैं, जबकि कांस्टेंट प्रेशर जो लाइन ड्रा की गई है उसकी स्लोप कम है और कांस्टेंट वॉल्यूम की स्लोप ज़्यादा है। ये डिफरेंस है इन दोनों कर्व्स में। जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन है उसकी स्लोप आपने ज़्यादा रखनी है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर वाले की स्लोप कम रखनी है। ये तरीका है इस साइकिल की पीवी और टीएस डायग्राम बनाने का। अब हम बात करते हैं डीजल साइकिल डेरिवेशन की। इसमें सबसे पहले एयर को हीट किया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और फ्रॉम T1 to T टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख सकते हैं T1 to T2 टेम्परेचर। तो द हीट इज कट ऑफ एट पॉइंट 2, तो लिहाजा इस पॉइंट को कट ऑफ पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाई जो है वो होना बंद हो जाती है।
तो लिहाजा हीट सप्लाइड का जो फार्मूला है वो होगा mCp, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है लिहाजा यहाँ पर Cp है और T2 माइनस T1 टेम्परेचर इस्तेमाल हुआ है। देन एयर इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली फ्रॉम T2 टू T3 टेम्परेचर आप देख सकते हैं। इन दिस प्रोसेस नो हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड, लिहाजा किसी क्यू की बात नहीं होगी। आगे 3 से 4 में क्या होता है कि कूलिंग हुई है, हीट रिजेक्ट हुई है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हुई है, लिहाजा यहाँ पे हीट का फार्मूला होगा Q2 इज इक्वल टू mCv और T3 माइनस T4। अगेन जो है वो एयर कंप्रेस हुई है एडियाबैटिकली फ्रॉम टेम्परेचर T4 टू T1 जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया जा रहा है, और इस प्रोसेस के दौरान कोई हीट अब्जॉर्ब या रिजेक्ट नहीं हुई। अब हम इस साइकिल की डेरिवेशन यानी कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ये तमाम जो साइकिल्स हैं, ये जो इसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी कहलाती है। तो वर्क डन होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, तो ये फार्मूले में हमने पुट किया यहाँ पे और इस एक्सप्रेशन को बारी बारी डिवाइड किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली हैं कि ये CV ऊपर और CP, आपने पढ़ा हुआ है कि CP और CV गैमा यानी कि एडियाबैटिक इंडेक्स के बराबर होता है, इसको स्पेसिफिक हीट रेशियो भी कहते हैं। तो चूंकि ये उलट है लिहाजा ये 1 ओवर गैमा की शक्ल में आ जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर करने की ज़रूरत है कि अगर हम कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो लेट्स सपोज हमने कंप्रेशन रेशियो लिया है V4 ओवर V1, यानी कि V4 ओवर V1 इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V4 मैक्सिमम वॉल्यूम और V1 मिनिमम है और मैक्सिमम वॉल्यूम ओवर मिनिमम वॉल्यूम इज़ द कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, जबकि 3 और 2 पॉइंट्स के दरमियान आपकी एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ पे हम एक्सपेंशन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V3 और V2 जबकि V3 V4 के बराबर है और एक्सपेंशन रेशियो को कुछ हमने इस तरीके से जो है ना वो किया है, आप देख सकते हैं V1 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, V1 को नीचे ले और V1 बाई V2 कर दिया। V4 और V1 हमने ऊपर देखा है वो R के बराबर है, जबकि V1 और V2 1 ओवर रो के, लिहाजा एक्सपेंशन रेशियो जो होगी हमारी वो R ओवर रो के बराबर आ जाएगी। अब हमने देखना है कि जो कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस हुआ जिसमें चार्ल्स का कानून लागू होगा उसमें कुछ हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम बेसिकली अब T2 T3 इनकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे और अब हम जो वैल्यूज़ निकालेंगे तो इन 3 टेम्परेचर्स की वैल्यू निकालने के लिए अगला सारा प्रोसीजर किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस में जो चार्ल्स लॉ लगता है उसके मुताबिक T2 की वैल्यू आपके पास इस तरीके से यहाँ पे आती है, V2 और V1 रो के बराबर है, ऊपर आपको बता दिया गया कट ऑफ रेशियो है। तो जो जो एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट होंगे वो करेंगे, इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दिया। सिमिलरली एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस जो हुआ 2-3 उसमें जो हम इक्वेशन लगाएंगे वो होगी T3 बाई T2 V2 और V3 की पावर गैमा माइनस 1, जबकि आपको पता है कि V2 और V3 1 ओवर इसको मैंने R1 कहा है, यानी कि ये फ़र्क मालूम हो जाए कंप्रेशन और एक्सपेंशन रेशियो में। एक्सपेंशन रेशियो का हमने पीछे कैलकुलेट किया वो रो ओवर आर के बराबर थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करनी है T3 की, जो कि ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आएगी। अब मज़ीद एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस लेंगे, उसमें भी हम ये सेम इक्वेशन लगाएंगे। एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस हुआ 4 से 1, लिहाजा 1 to 3 1 ओवर T4 इज इक्वल टू V4 V1 की पावर गैमा माइनस 1। V4 और V1 आपका R है, तो ये सिंपल आपके पास T1 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन C का नाम दिया है। अब मैं ABC इसलिए इन इक्वेशन को नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये अभी फाइनल नहीं हुई। अब हमने जो वैल्यू T1 की निकाली है इक्वेशन C से, उनको हमने A और B में पुट करना है ताकि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो जाए। जैसे ही हम ये T1 की वैल्यू इन A B में पुट करेंगे तो हमारे पास T2 और T3 की एक्सप्रेशन जो हैं वो इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो मैंने ब्लू एक्सप्रेशन में लिए हैं ये फाइनल जो है ना वो फॉर्म्स हैं, टेम्परेचर की फाइनल वैल्यूज़ हैं, जबकि ये येलो कलर में वो थी जिनमें भी हमने पुट करना था। तो इस तरीके से अब हम T1, T2 और T3 की ये ब्लू वाली वैल्यूज़ को जो ऊपर हमने डेरिवेशन में फाइनल फार्मूला निकाला था इस फार्मूले में
पुट करेंगे और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही हम तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। और इसके कंक्लूजन्स ये हैं कि एफिशिएंसी आइडियल डीजल साइकिल की ऑटो साइकिल से कम है सेम कंप्रेशन रेशो के ऊपर। कंप्रेशन रेशो अगर ना चेंज की जाए, सेम रखी जाए, तो डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कम होगी, ऑटो की ज़्यादा होगी। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने का जो तरीका है वो है कि कट ऑफ रेशो डिक्रीज़ की जाए। और इसको अगर हमने मैक्सिमम करवाना है या ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी के इक्वल करवाना है तो कट ऑफ रेशो जो है वो 0 होगी, यानी कि रो की वैल्यू 1 अगर होगी तो ये हमारा जो मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है डीजल साइकिल की वो अचीव होना मुमकिन है। दिस इज़ द फोर्थ साइकिल। इसको ड्यूल कंबस्टन साइकिल या सेमी डीजल साइकिल भी कहते हैं। ये ऑटो डीजल साइकिल का कम्बिनेशन है। इसको सेमी डीजल इसलिए कहते हैं बिकॉज सेमी डीजल इंजन जो है वो इस साइकिल पे काम करता है। इस साइकिल में हीट थोड़ी बहुत पार्शियल यानी कि आधी कांस्टेंट प्रेशर पर और कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड होती है, लिहाजा इसलिए इसको ड्यूल कंबस्टन साइकिल कहते हैं। दो एडियाबैटिक, दो कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। इनका सीक्वेंस आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये पीवी डायग्राम है। ये आपको 1 to 2 प्रोसेस 1, 2, 3, 4 और 5, ये वाहिद एक ऐसा साइकिल है जिसमें 5 प्रोसेसेस हैं। ये इसकी पीवी डायग्राम है और ये इसकी टीएस डायग्राम है। आप देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर दोनों पे हीट ऐड हो रही है और हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही है। उन्हीं की बेस पे हम जो इसकी डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से है कि 4, 5 और 1, 2 कर्व स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि कांस्टेंट ड्रॉप ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब 2, 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है और 3, 4 कांस्टेंट प्रेशर है। आपको बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम की स्लोप ज़्यादा होगी ढलान और कांस्टेंट प्रेशर की स्लोप इससे कम होगी। तो इन दोनों में फ़र्क ये है जो हमने स्लोप से वाजे की है। इसका जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से आता है। इसकी डेरिवेशन जो है वो थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए हम उसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो इसमें ये कंप्रेशन रेशो है, ये कट ऑफ रेशो है और ये प्रेशर या एक्सपेंशन रेशो है। तो कुछ कंक्लूजन्स ये हैं कि ऑटो साइकिल के लिए कट ऑफ रेशो 1 होती है और डीजल साइकिल के जो एक्सपेंशन रेशो है वो 1 होती है। एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल कंबस्टन साइकिल डीजल साइकिल से ज़्यादा और ऑटो से कम है, जबकि एक्सपेंशन रेशो कंप्रेशन रेशो सेम रखी जाए। डीजल साइकिल एफिशिएंसी ड्यूल एफिशिएंसी से कम और सबसे ज़्यादा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है। ये आपको सीक्वेंस बताया गया है कि तीनों में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ऑटो की, उससे कम ड्यूल साइकिल और उससे कम डीजल साइकिल, लेकिन कंडीशन ये है कि जो कंप्रेशन रेशो है वो सेम हो। सो टॉपिक 3.10 हमने अभी जो डिस्कस किया है उसके जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कार्नट साइकिल देखा है, फिर ऑटो साइकिल, फिर डीजल, फिर ड्यूल कंबस्टन साइकिल। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड होती है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, ये कांस्टेंट प्रेशर है और इसमें ड्यूल साइकिल यानी कि बहुत कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपकी हीट ऐड होती है। ये इनके साइंसदानों के नाम हैं। ये इनके में अंदर जो पाए जाने वाले प्रोसेसेस हैं वो हैं और ये इनके एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के फार्मूलाज हैं। ये फार्मूला आपका ड्यूल कंबस्टन का है, ये डीजल साइकिल का है, ये ऑटो साइकिल का है और ये कार्नट साइकिल का है जो कि हमने किया है। ये तो अब हम बात करते हैं 3.11 टॉपिक जो कि है सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय डायरेक्ट फार्मूला। इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसीज के फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे जो कि हमने कार्नट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल कंबस्टन साइकिल में पढ़े हैं। तो ये तमाम जो हमने डेरिवेशंस करके फाइनल फार्मूलाज निकाले हैं ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे और इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस यू मे कमेंट। फॉर मोर interesting and learning videos, subscribe this channel. Thank you.